एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। Last few years have been challenging. There's been a global layoff wave and it has not spared India. Thousands of people have lost their jobs across companies and sectors. नौकरी पाने के लिए युवाओं की ललक देखिए, जो वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ बेरोजगारों को वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए पाइप के अंदर चढ़कर जाने की कोशिश करते देखा गया। बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। हम हमारे देश के उन करोड़ों युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए जिसमें 140 करोड़ से भी ज्यादा की पॉपुलेशन है, उसमें अगर कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट। बट जितने भी लोग हैं जो कि अर्बन एरिया में रहते हैं उससे तो इजीली एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, बहुत सारी कंपनीज आती है और स्टार्टअप का भी कल्चर होता है। बट कंपेरेटिवली मेरे जैसे लोग जो कि रूरल एरिया में रहते हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर के अलावा और कुछ भी नहीं होता, इसलिए जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल है। और अगर हमें जॉब भी मिलती है या फिर एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। बट मेरे गांव बड़ोदर में जिसमें सिर्फ 2000 लोगों की पॉपुलेशन है, इसका सॉल्यूशन एक बंदे ने निकाला है और उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व की है बट और भी काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की है। मीट बिजनेसमैन ऑफ बड़ोदर मिस्टर साजिद समनानी। My name is साजिद समनानी। I belongs to बड़ोदर विलेज। तो हमारा यहाँ पे बहुत छोटा सा विलेज है जहाँ पे मेरा बोर्न हुआ था। उसके बाद मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, जहाँ पे मैंने फर्स्ट 10th स्टैंडर्ड था वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में किया। उसमें बहुत सारे हर्डल्स का भी सामना किया था, जहाँ पे समझो कि मैं बाजू के यशोद में का वहाँ पे मैं साइकिल लेके सुबह जाकर रहता था और शाम को वैसे ही 15 किलोमीटर जितना साइकिल करके मुझे एजुकेशन मेरा कंप्लीट किया 10th तक। उसके बाद मुझे यहाँ पे कोई ज़्यादा स्कोप नहीं था एजुकेशन का, इसके लिए मुझे जूनागढ़ सिटी में जाना पड़ा, जो सबसे बड़ा सिटी नज़दीक में वही था। तो वहाँ पे मैंने 11th 12th साइंस किया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। तो इंजीनियरिंग कॉलेज दूर थी और फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं थी, तो उसकी वजह से मैंने 4 साल तो मैंने खुद लंच भी नहीं किया। जहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट जो हॉस्टल में मिलता था, यहाँ पे गाठिया फेमस है, वही गाठिया लेके मैं सुबह 9 बजे जाता था, रात को 9 बजे आता था। उस तरह से मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने अहमदाबाद में और 3 इंजीनियरिंग कोर्सेज किए, तो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट करके है और दूसरा लिनक्स का रेड हैट सर्वर का है। तो ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है। बचपन से मेरा इंटरेस्ट था, मुझे इंजीनियर बनना था और मेरा ये भी ऐसा था विजन कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे होना है बिजनेस फील्ड में। तो बीइंग अ विलेज पर्सन सब लोग मजाक उड़ाते थे कि मतलब मेरे घर पे आके ऐसे बोलते थे, जैसे कोई प्रोग्राम होते थे तो मैं बोलते थे वहाँ पे तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है। जब मैं बोलता था इंजीनियर बनना है तो बहुत सब लोग मजाक उड़ाते थे, जैसे मेरे फ्रेंड थे वो, ये यहाँ पे रह के, जहाँ पे मेरे गांव में क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी नहीं थी वो टाइम पे, खाली ट्रेन आती थी और एक रिक्शा है जो वहाँ पे जाती थी। तो ये सब स्कोप बिना सब लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे कि कोई कैसे इस तरह से बन सकता है। तो सब लोग मजाक लेते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा भी बोला कि जो किसान का बेटा है वो ऐसा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। तो वो थोड़ा मैंने बहुत सारे लोग नेगेटिव वे पे लेते, मैंने पॉजिटिव वे पे लेके क्यों नहीं बन सकता। तो मैंने अपने फेस से आंसर देने से अच्छा मैंने डिसाइड किया कि उसको एक्शन में कन्वर्ट करूँ। तो फिर मेरा एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मेरे भी दिमाग में था लोगों के कि मैं भी अब्रॉड करने जाऊँ स्टडी के लिए। फिर मैं अहमदाबाद प्रिपरेशन करने गया आईएलटीएस की। तो मेरे पासपोर्ट में मेरे नाम का इश्यू की वजह से 6 महीने मेरे पासपोर्ट डिले हो गए। उसकी वजह से मेरा सारा प्लान और सब फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो सही नहीं रही। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे आगे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ों से मेरा घर नहीं चलने वाला। तो अनलाइक अदर्स जो स्टार्ट करते हैं जॉब से फिर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं बिजनेस पे, तो मेरा हुआ कि मैंने चालू किया बिजनेस से। जब मैं 21 ईयर ओल्ड था उस टाइम पे मैंने अपना एक एजुस्पार्क करके मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट किया था जूनागढ़ में। तो वो मेरा एक स्टेप था, फेलियर स्टेप था, जहाँ पे मैंने 1 साल किया। मैं उसमें फेल हुआ क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन थी जियोग्राफिकल और वो उसको मैं पहले समझ नहीं पाया था। बट वो सारा एक्सपीरियंस मुझे लास्ट में जाके समझ में आया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि मैंने 21 ईयर ओल्ड था तब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। फिर बिजनेस में फेल हुआ। उसके बाद फिर मैं मुंबई गया। मुंबई में मैंने
मैं था इंजीनियरिंग फील्ड से, मैंने स्टार्ट की जॉब फाइनेंस फील्ड में। तो फाइनेंस फील्ड में एज ए असिस्टेंट मैनेजर मैंने वहाँ पे काम किया। फिर वहाँ पे मैंने 1 साल जितना काम करके फिर मैं वहाँ से आ गया अहमदाबाद में। अहमदाबाद में आके मैंने फिर से एक अलग फील्ड चूज की, जहाँ पे मैंने टूरिज्म एंड वीज़ा, हेड ऑफ वीज़ा डिपार्टमेंट में मैंने जॉब स्टार्ट किया टूरिज्म कंपनी में। तो वहाँ से मुझे इस तरह की साइड का पूरा नया नॉलेज था मेरे लिए, सब कुछ नया था, चैलेंजेस थे, पर वो भी मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने जॉब चेंज की। मैंने फिर एक दिन की भी जॉब की है सब जगह पे, क्योंकि आप नो मिलेगा, मेरा TCS में सिलेक्शन हो गया था एज अ नेटवर्क इंजीनियर। तो वहाँ पे मुझे आगे, जैसे कि मुझे बिजनेस करना था, और वहाँ पे मैंने जॉब का सारा कुछ देख के मुझे लगा कि मैं आगे बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने TCS और बिरला की दोनों की जॉब मैंने एक दिन करके छोड़ दी, यही एक सिचुएशन की वजह से कि मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में मैनेजर के पोजीशन पे भी मैंने काम किया, पर वो एक मेरी जॉब थी जो लास्ट जॉब थी, जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अभी से मैं जॉब नहीं करूंगा, कि जो भी था इनफ। उसके बाद मैंने बिजनेस की स्टार्ट की। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे मन में फाइनली था, क्योंकि वो मैं 2-3 महीने से प्लानिंग कर रहा था कि मुझे अभी स्टडी अब्रॉड एंड टूरिज्म कंसल्टेंसी के ऊपर करना था, क्योंकि उसमें मेरा एक्सपीरियंस था, कि मैं थोड़ा इसमें फ्रीलांस वर्क कर रहा था जब मैं जॉब कर रहा था। इसलिए 2020 के अंदर मैंने विश्व टूर का एस्टेब्लिशमेंट किया, जहाँ पे मैं टूरिज्म एज वेल एज स्टडी अब्रॉड दोनों सर्विस प्रोवाइड करते, जिसको अब्रॉड स्टडी करने जाना है उसके लिए भी सारा करियर काउंसलिंग से लेके उसका सारा वीजा प्रोसेस सब कर रहा था। और टूरिज्म के लिए जैसे कि इंटरनेशनल डोमेस्टिक टूर पैकेजेस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये फील्ड में काम किया था, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बट अनफॉर्चुनेटली 2 महीने बाद कोविड आ गया। तो जनरली लोगों के लिए कोविड डाउनफॉल था, पर मेरे लिए तो वो अपवर्ड फीलिंग में आ गई। मैंने अपने आप को बोला था कि मुझे अभी रहना नहीं, मैं भी ये भी डिसाइड था, अगर मैं एक टाइम खाना है तो चलेगा, पर बिजनेस नहीं छोड़ूंगा। तो आफ्टर कोविड फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मैंने एक डिसाइड किया था कि लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही करूंगा, पर परफेक्ट वाले करूंगा। तो उसके ऊपर से मुझे सक्सेस मिले, बहुत से लोगों का जैसे वीजा लगा उसके हिसाब से, और फंडिंग जो था वो रोटेशन हुआ। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया सोया प्रो लाइफ, जो सोया पनीर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसका भी एस्टेब्लिशमेंट किया, क्योंकि आफ्टर कोरोना लोग सब लोग इसके लिए अवेयर थे कि अभी हेल्थ के लिए चाहिए। तो वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके वो मैंने सोया प्रो लाइफ का एस्टेब्लिशमेंट किया। और उसके बाद मैंने एक्सपांशन किया विश्व टूर का, और जैसे कि अभी हमारी श्रीलंका में भी 3 साल से ब्रांच है, 3 से 4 साल से हो गए अभी। हमारी अजरबैजान में ब्रांच है, जहाँ पे हम लोग स्टडी अब्रॉड और टूरिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद 2-3 साल बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जो कॉलेज में स्टूडेंट रिक्रूट कर रहा था, वही कॉलेज से मुझे ऑफर मिला कि मैं कॉलेज को टेक ओवर करूं, और मैंने वो अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दी, मैंने ग्रैब कर ली। तो उसके बाद मैंने माल्टा जो कंट्री है वहाँ पे मैंने इंटरनेशनल कॉलेज टेक ओवर किया, और उसके साथ 2 हॉस्टल्स भी थे, उसको टेक ओवर किया, और विच इज वन ऑफ द टॉप रैंकिंग कॉलेज इन माल्टा। उसके बाद फिर वहाँ पे जाके सुपरमार्केट भी ओपन की, जो अभी माल्टा की सबसे बड़ी इंडियन सुपरमार्केट है वहाँ पे। तो साइज के अकॉर्डिंग वो सबसे बड़ी सुपरमार्केट है वहाँ पे। देन अभी रिसेंटली हमने अजरबैजान में भी हमारी रेस्टोरेंट स्टार्ट की है, सेहांग रेस्टोरेंट करके, जो 4 स्टार होटल में है। तो अभी ये सारे जो बिजनेस है मेरे 4-5 जो मैंने आपको बताए उसके हिसाब से, तो मेरे साथ अभी 30+ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पे, इंक्लूडिंग इंडिया, अब्रॉड और अदर जो कंट्री है वहाँ पे। अभी जो सारा सैलरी वो सब मिला के एक्सपेंस 20 to 25 लाख के अराउंड होता है मंथली। वो नॉर्मल है कि जो मैं अभी वहाँ पे लोगों को पे कर रहा हूँ। जैसे कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो उस टाइम पे भी थोड़ा फैमिली में भी इनसिक्योरिटी थी कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो अगर इनकम का क्या होगा, मैं फैमिली को किस तरह से सपोर्ट कर पाऊंगा। मुझे भी पता था मेरी फैमिली वरीड है, आप उनका सपोर्ट भी मेरे साथ था कि वो एक साइड से वही बोल रहे कि नहीं तू कर, क्योंकि अगर लाइफ में मैं कुछ अलग नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ वैसे ही जाएगी, मैं खर्चे निकाल रहा हूँ, ये है सैलरी से मेरा लाइफ नहीं बन रहा है। मेरे फैमिली अभी जो उनका रिएक्शन है कि अभी जो वो बहुत खुश है, मेरे जो सक्सेस है उनकी वजह से वो बहुत खुश है। तो पहले भी वो मुझे मना नहीं कर रहे थे, पर उनके लिए भी इनसिक्योरिटी थी कि अगर मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, फेल होगा तो क्या होगा। पर आप अपनी फैमिली से बात कर रहे हो ये करने के लिए, तो आपका बैकअप प्लान भी बताओ, क्योंकि मेरे पास भी मेरे बैकअप प्लान थे, तो अगर मैं इसमें फेल जाता हूँ तो मेरे पास क्या है। तो बहुत सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। बाकी मैं जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि जो उनको बिजनेस करना है, तो उनको मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि बिजनेस जो होते हैं वो कभी अगर आपके पास पैसे अवेलेबल है तो उससे नहीं बनता। बिजनेस आइडिया से बनते, प्लानिंग से बनते। आपके अंदर एक होना चाहिए मोटिवेशन कि आप कैसे, जैसे कि मेरा मोटिवेशन मेरे माँ बाप थे, उन्होंने जो लाइफ निकाली है तो मुझे उनको लाइफ में बेहतर देना था, वो मेरा मोटिवेशन था। आपको ये देखना है कि ऐसा नहीं सोचना कि मुझे अपना खुद का चाहिए, मैं खुद बॉस होना चाहिए, ये नहीं है। ये ऐसा होगा कि आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपके पास विजन होना चाहिए, आपको मौत शौक छोड़ना पड़ेगा, अपने
अपनी मौज मस्ती कुछ साल के लिए छोड़नी पड़ेगी, बाहर दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बहुत सारी चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। हो सकता है 24 आवर्स भी काम करना पड़े। तो जो मैंने आपको बताया वो बहुत बेसिक चीजें हैं, जो बहुत है कि आपके अंदर ये सारा प्लानिंग वो सब होना ही चाहिए। तो देखा आपने साजिद की कहानी कितनी इंस्पायरिंग है, क्योंकि उन्होंने गांव से निकलकर ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी अच्छे खासे बिजनेसेस एस्टेब्लिश किए और काफ़ी सारे लोगों को आज वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़के की कहानी कैसी होगी जिसने गांव में अपना पैशन आइडेंटिफाई किया है और वो पैशन से वो अपना करियर बनाना चाहता है? तो मेरे गांव के एक लड़के ने 12 या 13 साल की उम्र में आइडेंटिफाई किया कि मैं म्यूजिक के लिए काफ़ी पैशनेट हूँ और इसमें ही अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो 7-8 साल उसने मेहनत की और आज वो काफ़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर है और उसने अपने पैशन के थ्रू ही, यानी कि जो उसका पैशन था म्यूजिक, उसमें ही अपना करियर बनाया है। अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा द तबलसी ऑफ बड़ौदर, लालदास गोंडलिया AKA लालू। મારું નામ લાલદાસ ગોંડલિયા, મારું ગામ બળોદર, હું તબલા વાદક છું, 9 સુધી ભણ્યો છું। પછી ભણવાનું મૂકવામાં એવું કારણ હતું, પછી મને તબલાનો બહુ શોખ હતો। એમાં હતું કે મારા નાનીમાં ઓફ થઈ ગયા હતા ને, એક્સપાયર થઈ ગયા, એને પુણ્યતિથિ હતી અને ત્યાં અમે ગયા હતી, મારા મામા વગાડતા તબલા, તો એ તબલા બ્રેક પડ્યો ને હું વળી તબલા ઉપર બેસી ગયો, બરાબર। પછી મને શોખ જાગ્યો કે મારે તબલા વગાડવા છે। હું તે 13-14 વર્ષનો હતો, તે દિવસે મને શોખ જાગ્યો અને મારા પપ્પાને વાત કરી, પપ્પા મારા તબલા શીખવા। તો મારા પપ્પા પછી રોકાણા, હું રાતે આવતો રહ્યો હતો। પછી તબલા લેતા આવ્યા, રાતે મારા મામાને તબલા લેતા આવ્યા વેચાતા। પછી મેં તબલા રિયાઝ કર્યો ઘરે બેઠા બેઠા અને ક્યાંય ક્લાસ બી નથી કર્યો, તો 2-3 કલાક કંઈ હોય જ નહીં, ઓનલાઈન શીખતો અને પછી સાઉન્ડ હેરે શીખવાનું, સંગીત હેરે, અને ક્યાંય ક્લાસ કર્યા નથી। અટાણે તો ધૂન મંડળ છે, કીર્તન છે, પછી રામા મંડળ છે, પછી ભજન, સંતવાણી, લોક ડાયરો। પહેલાં તો અટાણે આ જમાનામાં બધા ક્લાસિક થઈ ગયું। તો પહેલાં હું 13-14 નો તો એ એટલા બધા ક્લાસ ન હાલતા। અટાણે તો ક્લાસ કરવું પણ ક્લાસમાંથી જે જાઓ એટલે આવડી જાય 100%। બીજું કાંઈ નથી, સંગીત એવું અઘરું નથી, છે એવું અઘરું પણ એટલું બધું અઘરું નથી એમ ના। આમાં ભોગ ગયો એટલે આમાં આગળ વધો, એમાં એવું 100% હે, બીજું કંઈ નથી આમાં। ધીમે ધીમે આગળ વધશો। અટાણે તો ટ્રેન્ડિંગમાં જ છે સરકારી વગાડીએ। तो ये लालू की कहानी से प्रूव हो जाता है कि अगर आप कोई भी चीज़ के लिए पैशनेट हो और उसी फील्ड में अगर आप अच्छी से स्किल डेवलप करोगे तो आप भी उस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। बट क्या हो कि अगर आपको लालू की तरह अपना पैशन पता ना चले और आप अर्ली अपने करियर में अपने पैशन को आइडेंटिफाई ना कर पाओ और आपको ये पैशन के झंझट में पड़ना ही नहीं है और आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है इंडिया में। तो मेरे गांव के एक लड़के ने, जिसका नाम रविराज है, उसने काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन की और फाइनली आज वो बड़ौदर ग्राम पंचायत में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा नाम मकवाना रविराज है, बड़ौदर गांव में रहता हूँ। अभी करंटली मैं ग्राम पंचायत में काम करता हूँ। मैं बड़ौदर गांव में पढ़ा हूँ 1 से 7 इधर प्राथमिक शाला में और 8 से 10 अपनी श्री वालाबी विद्या मंदिर, जिसका नाम अभी चेंज हो गया है। फिर बाद में ITI किया है और ITI में मैं
हाँ वेल्डर कम फैब्रिकेटर में वो कोर्स होता है, उसमें पहले वो कोर्स करता था। वो कंप्लीट करके मैंने 11वीं और 12वीं पढ़ा हूँ। फिर मालिया कॉलेज में एडमिशन लिया था। फिर कॉलेज कंप्लीट करके मैं राजकोट में जॉब करता था। वहाँ मैं HR डिपार्टमेंट में काम करता था, क्योंकि उसमें इंटरव्यू और वो सब लेना होता है, वो काम होता है उसमें। बाद में मैं अहमदाबाद भी गया था, वहाँ भी जॉब की है, वहाँ कॉल सेंटर में था। फिर बाद में मैं वहाँ से फिर से राजकोट में ही आया था। वहाँ थोड़े टाइम जॉब करके मैंने छोड़ दी, क्योंकि उसमें मुझे आगे बढ़ने का कुछ लगता नहीं था। फिर वहाँ से आके मैंने सोचा था कि मतलब मैं आर्मी की तैयारी करता था। फिर इंडियन आर्मी में 2 बार फेल होने के बाद लॉकडाउन हो गया। मैं इंडियन आर्मी में तो 18 to 23 का एज लिमिट होता है, तो लॉकडाउन में वो हो नहीं पाया। लॉकडाउन के बाद SSC GD की तैयारी होती है, उसमें मैंने तैयारी की है। तो SSC GD में क्या होता है कि उसमें ये सब आर्मी रिलेटेड ही है, जॉब होती है पोस्ट, जैसे BSF, CISF, CIA, तरह की। उसमें तैयारी की BSF की मैंने। लास्ट टाइम मैं BSF के एग्ज़ाम में 1 मार्क से रह गया, तो फिर छोड़ दिए सब। फिर आर्मी का सब छोड़ के अभी मैं ग्राम पंचायत में काम करता हूँ। तकरीबन 2023 की एंडिंग में चालू किया है। फिर अभी तक ये काम करता हूँ। तो उसमें सब गवर्नमेंट का काम होता है, इनकम सर्टिफिकेट निकालना, जैसे आधार कार्ड का कोई काम होता है जो हम कर सके, हमारी अथॉरिटी में आता है वो। फिर कोई ऑनलाइन फॉर्म होते हैं, ये सरकारी के फॉर्म होते हैं, कोई स्कॉलरशिप के फॉर्म होते हैं, वो सब भरता हूँ। अभी तो वही कर रहा हूँ। आगे जाके अपने केशोद में ही, अपने सिटी में, वहाँ ऑफिस करने का इरादा है अभी। तो रविराज की कहानी से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना आए तो हमें काफ़ी दुख होता है और फाइनली हमें छोटी जॉब में सेटल होना पड़ता है। बट क्या हो कि अगर आपको छोटी जॉब में सेटल ना होना हो और अपने हिसाब से आपकी ज़िंदगी जीनी हो और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमाने हो, तो इसका भी सॉल्यूशन हमारे गांव के 2 लड़कों ने निकाला है, क्योंकि वो भी कम पैसे से और छोटी जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि उसे ज़्यादा पैसा चाहिए था और अपने हिसाब से अपनी लाइफ भी जीनी थी। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ 2 लंगोटिए यार की कहानी। My name is Adil Vatsaria. I come from small village named Badodar, which is located near Kesod. Myself Sagar Samnani. I am from Badodar, which is located in Gujarat, India, near Kesod. I completed my secondary in secondary school in Carmen Convent School, Junagadh, and after that I moved to higher secondary in Arjun English Medium High School, Supasi, and after I joined NR Vekaria College. As I say about my education qualification, મેં 10 વર્ષ માલિયાટીના છે એક ખૂબ જ સારી સ્કૂલ છે ગિરનારાઈ સ્કૂલ, ત્યાં મેં 10th પાસ કર્યું છે. પછી મારું હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ મેં જુનાગઢમાં કરેલ છે અને મેં ગ્રેજ્યુએશન NR વેકરિયા જુનાગઢ, ત્યાં મેં બેચલર્સ ઓફ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન ત્યાં કરેલ છે. એઝ કમ્પેર ટુ માય એક્સપિરિયન્સ, મેં ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ થયા પછી હું અમદાવાદ જોબ કરવા ગયેલો. અમદાવાદ મેં સેલ્સ એન્ડ માર્કેટિંગમાં 3 વર્ષ જોબ કરી હતી, IC ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કોમ્પ્યુટર એકાઉન્ટન્ટ્સ. પછી નિંજા કાર્ડમાં મેં 1 વર્ષ જોબ કરેલી છે ને એના પછી મેં સન ફૂડ એન્ડ બેવરેજમાં 1 યર જોબ કરેલી છે. As I say about my experience, I have worked 2 years in publicity as I was doing marketing. Then 1 year I work in a Ninja Card. પછી જોબ એક્સપિરિયન્સ પછી અમને બહુ 3-4 વર્ષના એક્સપિરિયન્સ પછી બી અમારી સેલેરી ઇન્ક્રીઝ નહોતી થતી અને અમે જે રીતના અમે લાઈફસ્ટાઈલ જીવતા હતા એ રીતના અમને પ્રોપર સેલેરી નહોતી મળતી અને અર્નિંગ નહોતું. તેના માટે અમે બહાર જવાનું વિચાર્યું હતું. મારી ઇન્ડિયામાં બી સારી સેલેરી હતી, બટ ફ્યુચર મને અહીંયા ઇન્ડિયામાં નહોતું દેખાતું, તો મેં ફોરેનમાં જવાનું વિચાર્યું.
અને અમને ઇન્ડિયામાં ઓપોર્ચ્યુનિટી સારી ના દેખાણી એના માટે અમે પછી વિઝા માટે પ્રયાસ કરતા હતા આઉટ ઓફ જવા માટે અમે બહુ જ સ્ટ્રગલ કરેલો છે. જેમ કે અમે યુએસએમાં એકવાર રિજેક્શન થઈ ગયેલા છીએ, કેનેડામાં 2 વાર, તેમ છતાં પણ અમે યુરોપ કન્ટ્રીમાં બી અમે ઓપોર્ચ્યુનિટી મારી ફાઇન્ડ કરતા હતા અને ત્યાં બી અમે 4 વાર રિજેક્શન અમે ઓલરેડી આવેલું છે 4 વાર. ને એ પછી બી અમે એશિયન કન્ટ્રી બી અમે ટ્રાવેલ કરતા હતા સાથે સાથે કે જે અમને કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી સારી મળે અને અમે ત્યાં મૂવ થઈ શકીએ. પછી મારો એક ફ્રેન્ડ છે, એને કીધું કે માલ્ટા એક સેંગેન કન્ટ્રી છે, ત્યાં કે અપ્લાય કરો, ત્યાં ફ્યુચર છે. અને મારો આ ફ્રેન્ડ સાગર ચાઇલ્ડહુડ ફ્રેન્ડ છે, મને બી નહોતું પૂછ્યું અને એ અપ્લાય કરી દીધું હતું. અને મને વિઝા ટાઈમે એને કીધું હતું કે હવે આપણે બાયોમેટ્રિક દેવા જવાનું છે, કોલેજમાંથી અપ્રુવલ બી આવી ગયું છે. અને પછી મેં પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરીને કીધી. મારા ફ્રેન્ડે કીધું છે કે અમે વિઝા મૂકી હતી એને ખબર નહોતી, મેં અપ્લાય કરી દીધું હતું, બધું એ રીતના હતું. અને પછી અમને ઓચિંતનની અમને ખબર પડી કે ભાઈ અમારા બંનેની વિઝા એક સાથે આવી છે. તો અમે બંને બહુ જ ખુશ થયા કે ભાઈ બેની વિઝા સાથે આવી છે. અને એટલા ખુશ થયા કે અમે બે આમ એકબીજાને કહી નહોતા શકતા. અને અમને બેને વિઝા બંનેને સાથે મળીને અમને મજા આવી હતી એ ટાઈમે. જેમ મારા ફ્રેન્ડ સાગરે કીધું કે વિઝા આવી ત્યારે અમે બહુ ખુશ હતા. પણ ખુશીનો માહોલ એ હતો કે અમે 30% વિઝા અપ્લાય કરી હતી, એમાંથી અમને 3 જણાને ખાલી વિઝા આવી હતી. એમાં મેં અને સાગર હતા. ને એક તો એ પીક ટાઈમ હતો, કોવિડ પીક ટાઈમ હતો, ત્યારે એક બી વિઝાયું ને બધું એમ્બેસીને બધું ક્લોઝ હતું. તો અમે સ્ટુડન્ટ વિઝા અપ્લાય કરી હતી. પછી અમે અહીંથી સાથે જ ગયા હતા. એમાં અમે 15 દિવસ તુર્કીમાં રોકાણા હતા, ઇસ્તાંબુલમાં. અમે ક્વોરન્ટાઇન હતા 15 દિવસ. પછી ત્યાંથી અમારે માલ્ટાની ફ્લાઇટ હતી. જેમ અમે લેન્ડ થયા તો અમને ઇમિગ્રેશન ડિપાર્ટમેન્ટે અમને બધા સ્ટુડન્ટને સાઈડમાં જ કાઢી લીધા. અત્યારે સ્ટુડન્ટ અહીંયા અલાઉડ જ નથી યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં. પછી અમે એને બ્રીફ ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું કે અમે આ છીએ. પછી કોલેજવાળા સાથે વાત થઈ અને પછી અમને અલો કર્યા એન્ટ્રી માટે. અમને આઈ થિંક 2 hours તો અમને ખાલી ઇમિગ્રેશનવાળાએ ત્યાં અમને રોકીને રાખ્યા હતા. જેમ કે મારા ફ્રેન્ડે આદિલે કીધું છે કે અમે માલ્ટા લેન્ડ થયા, પછી બહુ બધા ક્વેશ્ચન કર્યા અમને ઇમિગ્રેશન વાળાએ, એમ કરીને અમે બહાર નીકળ્યા. પછી ત્યાં બી અમે 7 દિવસ ક્વોરન્ટાઇન રોકાણ હતા. અને અમારા 6ઠા દિવસ સુધી અમારી પાસે કંઈ રહેવાનું અમારી પાસે કંઈ સગવડ નહોતી. અને અમે ઓનલાઈનમાંથી અમે ફાઇન્ડ કરી અને રૂમ ને એવું બધું ગોતી અને પૈસા વધારે દઈ અને અમારી પાસે પૈસા બી નહોતા, અમે એડજસ્ટ કરી અને રૂમ ફાઇન્ડ કર્યો અને પછી અમે ત્યાં શિફ્ટ થયા. એઝ આઈડ સે અબાઉટ એક્સપિરિયન્સ ઇન મોલ્ટા, તો સ્ટાર્ટિંગમાં અમે 1 month સર્વાઈવ કર્યું. અમે આઈ થિંક વિથઆઉટ જોબ હતા, સો અમે ખુદના પૈસાથી બધું અમે કરતા હતા. પછી ત્યારે અમે સ્ટાર્ટિંગમાં અમે હોટલમાં લઈ ગયા. અમે બહુ સર્વાઈવ કર્યું. હોટલમાં અમને એમ કહે કે આ ટાઈમે આવો, રાતના 2 વાગે બોલાવે તો અમે રાતના 2 વાગે બી જતા. બધું કર્યું અમે એમ ત્યાં જઈને. એટલે એવું નથી કે ના કોઈ બી કામ નાનું હોય છે. અમે રૂમ બી ક્લીન કર્યા છે ને બધું કરેલું છે ત્યાં. ને પછી અમે કોર્સ કર્યો હતો, નર્સિંગ કોર્સ કર્યો હતો. અમને પાર્ટ ટાઈમ તરીકે ત્યાં અમને લીધા. સ્ટાર્ટિંગમાં અમે 800 યુરોની સેલેરી અમે કામ કર્યું છે 1 month, એટલે પાર્ટ ટાઈમ જોબમાં. અને બાકીનું અમે હોટલમાં અમે ગમે એ કામ કહીએ, વેઇટર કહેતા તો વેઇટરમાં જતા, બધું કામ કરેલું છે. સો અરાઉન્ડ અમે સ્ટાર્ટિંગમાં 1500 યુરો જેવું કામ કરી લેતા. અને અત્યારે અમે હાલની વાત કરીએ તો હું સેમ કંપનીમાં જ છું, જ્યાં હું પાર્ટ ટાઈમ કરતો એ જ હોસ્પિટલમાં છું. તો અરાઉન્ડ મારે અત્યારે 2800 થી 3000 યુરો, એટલે અરાઉન્ડ ઇન્ડિયન રૂપીઝ આપણે 2,80,000 જેવું થાય છે એઝ પર કરન્સી. જેમ કે મારા ફ્રેન્ડે કીધું કે નર્સિંગ હોમમાં અમે જોબ કરીએ છીએ એઝ અ નર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. અને મારું 2800 થી 3000 યુરો સેલેરી છે. એવરી યર અમને 2 monthની પેઇડ લીવ મળે છે. તો એ દરમિયાન અમે ઇન્ડિયામાં ટ્રાવેલ કરીએ છીએ. અને કોઈ બી સારી કન્ટ્રીમાં આજુબાજુમાં અમે લંડન ટ્રાવેલ કરી ચૂક્યા છીએ, આયર્લેન્ડ ટ્રાવેલ કરી ચૂક્યા છીએ, એન્ડ મેની મોર અધર કન્ટ્રીઝ લાઈક 25 to 26 કન્ટ્રી અમે ટ્રાવેલ કરી ચૂક્યા છીએ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. સો અત્યારે અમારી લાઈફસ્ટાઈલ બેટર છે પહેલા કરતા. એઝ આઈ સે અબાઉટ રિયલ લાઈફ ઇન ફોરેન કન્ટ્રીઝ, એટલે ફોરેનમાં શું સાચું છે, ત્યાં પહોંચીને શું સર્વાઈવ કરવું છે એનું બારામાં કહું. ફોરેન બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અહીંથી આપણે કહીએ કે ત્યાં એટલું બધું અર્નિંગ કરે છે, પણ ત્યાં જઈને સાચી ખબર પડે કે કઈ દુનિયા છે. અહીંયા તો આપણે નાના મોટું કામ બી ન કરીએ, ત્યાં જઈને બધું કામ કરવું પડે, સર્વાઈવ કરવું પડે. એવું નથી કે મને ઓફિસ વર્ક જ મળશે. એટલે મેં તમને કીધું કે આની પહેલા બી મેં વાત કરી હતી કે અમે હોટલમાં રૂમ બી ક્લીન કરતા હતા, વેઇટરમાં બી જતા હતા. ને સ્ટાર્ટિંગમાં હું તમને વાત કરું તો મેં 72 hours કન્ટિન્યુ મેં કામ કરેલ છે. એટલે 4 દિવસ મેં કન્ટિન્યુ કામ કરેલ છે ત્યાં વિથઆઉટ સ્લીપ. ને બહુ ડિફિકલ્ટ છે. ને સ્ટુડન્ટ લાઈફ તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. શું કામ કે ઇમિગ્રેશનના લો બધા બહુ લાગતા હોય છે. ને તમે 3 months તો એઝ પર યુરોપિયન રૂલ, તમે 3 month તો તમે કામ બી ન કરી શકો. યંગસ્ટર જનરેશનને હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે ત્યાં આવીને બહુ જ મહેનત છે. તમારે જે જોબનો ટાઈમ છે, સ્ટડીનો ટાઈમ છે, પછી તમારો જે પર્સનલ ટાઈમ છે, ખાવું પીવું અને જે ડેઇલી રૂટીન છે એ બી તમારે મેન્ટેન કરવું બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. એટલે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ બી તમારી પાસે હોવું જોઈએ થોડું ઘણું. સો
ત્યાંની લાઈફ હાર્ડ છે, એવું નથી કે ભાઈ ત્યાં જઈને આપણે મોજ શોખ કરીએ અને પૈસા ઘર બેઠા આવે છે, અને ત્યાં મજા કરવાવાળા મજા બી કરે છે, જે મહેનત કરવાવાળા મહેનત બી કરે છે. ત્યાંની લાઈફ બહુ ડિફરન્ટ છે, ત્યાં તમને બધું મળે છે, અને તમારે કઈ રસ્તે જવું એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. થેન્ક યુ. तो ये थी आदिल और सागर की कहानी. ये कहानी से आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि हमारा ट्रू फ्रेंड वही है जो कि हमारे सुख में और दुख में दोनों में हमारा साथ दे. और ये भी क्लियर हो गया होगा कि हम जैसी लाइफ चाहे वैसी क्रिएट कर सकते हैं, भले ही हम छोटे एरिया से आते हो. और आज के इस इंटरनेट के टाइम में तो काफी इजी हो गया है कि आप जो भी चाहो वो घर बैठे सीख सकते हो और अपनी लाइफ और अपना करियर अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो. इतना ही नहीं, आप सोशल मीडिया में अपना करियर भी बना सकते हो. जैसे कि हमारे गांव के लड़के रोहित ने डिसाइड किया है कि वो आगे जाकर वीडियो एडिटर बनना चाहता है और यूट्यूब वीडियो एडिट कर कर पैसे भी कमाना चाहता है. हाय, मेरा नाम रोहित है. मैं बड़ोदर गांव से बिलोंग करता हूँ. मैं हमारे गांव के स्कूल में पढ़ा था. प्राइमरी स्कूल में 1 से 10 तक मैंने बड़ोदर प्राथमिक शाला में एजुकेशन लिया. फिर 11th और 12th करने में केसत गया था. वहाँ पे मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली थी. आज के इस क्रिएटिव वर्ल्ड में सभी को फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. 17-18 साल की उम्र में मेरे दोस्तों के मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ एडिटिंग करने के लिए मांगता था. फिर वो सभी मेरे को बढ़ावा देते थे कि नहीं, तेरी फ़ोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी है. फिर मैंने इस पे कुछ ज़्यादा सोचा. ये एडिटिंग मैं मेरे अपने मोबाइल में ही करता था. फिर मेरी फैमिली को पता चला कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ. मेरे फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ में ज़्यादा जानते नहीं थे, इसीलिए इस चीज़ पे ज़्यादा सोच नहीं सकते. फिर मैंने उसको कुछ मोटा मोटा समझाया कि लाइक इस तरह फ़ोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग होती है और इसी तरह इसमें हम अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं. मैंने मेरी अपनी एडिटिंग की स्किल्स शुरुआत पहले मोबाइल से की थी. फिर बाद में धीरे धीरे करके कुछ ऐसी ऐप्स आई जैसे लाइट रूम और काइन मास्टर. वो मेरी बेसिक ऐप्स थी. 2-3 साल में मोबाइल में ही एडिटिंग सीखता गया. सभी इंटरनेट के सभी सॉफ्टवेयर में थोड़ी थोड़ी लाइक फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट की थोड़ी थोड़ी मैंने नॉलेज ली, लाइक कैसे वो वर्क करता है. मेरे पेरेंट्स डिसएग्री तो नहीं थे इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई पे भी ध्यान दिया और साइड में एडिटिंग भी की. फिर 2-3 साल मैंने इसी तरह मोबाइल से एडिटिंग की, क्योंकि मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं था लाइक कंप्यूटर, क्योंकि ये सभी चीज़ें कंप्यूटर वगैरह वो सब बेसिक नीड्स होती है, लेकिन वो अभी मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता. बाद में मैंने जूनागढ़ में वीडियो एडिटिंग करने का सोचा, वो भी मेरे फ्रेंड्स के थ्रू. मुझे पता चला कि वह जूनागढ़ में ऐसे यूट्यूबर्स की एडिटिंग करता है और एक अच्छी सैलरी पाता है. फिर मैंने भी सोचा कि मेरा बीकॉम तो चल ही रहा है, साइड में मैं जॉब भी कर लूँ. 2024 में मैं 2nd ईयर में कॉलेज में था. मेरे फ्रेंड के थ्रू मैं फिर जूनागढ़ गया. फिर 2024 में मैंने ये इंटरव्यू पास किया और मेरे को जॉब लग गई. 1 साल एडिटिंग करने के बाद मुझे पता चला कि एडिटिंग में 2-4 चीज़ें ऐसी है जो हमें बेसिकली आनी चाहिए. ये जो 2-4 चीज़ें हैं वो नए एडिटर के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है. इनमें से पहली चीज़ है सॉफ्टवेयर. आप कौन से सॉफ्टवेयर में एडिटिंग करते हैं. अभी के एडिटर्स एडिटिंग में ज़्यादातर डाविंची रिजॉल्व, प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करते हैं. इनमें से आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर में मास्टर करनी होगी. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना डीप जानते हो, लेकिन आपको बेसिक्स तो पता होना चाहिए. दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास एक अच्छी स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए. आप कितने क्रिएटिव है, आप स्टोरी को कैसे बता सकते हैं विजुअली. आज के समय आप देख सकते हैं कि कैसे टीवी सीरीज, मूवीज वगैरह एडिट की जाती है और हमें वो देखनी कितनी अच्छी लगती है. इनमें से आप कुछ बातें सीख सकते हैं. मुझे अपनी जॉब करनी बहुत पसंद है. वहाँ पे मैं टॉकिंग हेड, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, व्लॉग या फिर कुछ सिनेमेटिक्स ऐसे ज़्यादा एडिट करता हूँ. लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा टॉकिंग हेड और डॉक्यूमेंट्री एडिट करना पसंद है, क्योंकि उनमें से मुझे कुछ सीखना भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं. आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि एडिटिंग की दुनिया में जॉब्स काफ़ी बढ़ने वाली है. सोशल मीडिया डेटा कंजप्शन भी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि इस चीज़ में फ्यूचर अच्छा रहेगा. थैंक यू.
तो ये थी मेरे गांव के 5 लड़कों की कहानी जिसने अनएम्प्लॉयमेंट का सामना किया और आज वो अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। और मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है क्योंकि मैं एक ऐसे गांव में रहता हूं जहां पर इतना टैलेंटेड यूथ है, क्योंकि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई बिजनेसमैन है, कोई क्रिएटिव फील्ड में है, कोई गवर्नमेंट जॉब करके मेरे गांव को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और कुछ ऐसे भी है जो कि हमारे कंट्री के लिए फॉरेक्स रिजर्व भी ला रहे हैं। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं मेरे गाँव के सारे लोगों की यूनिक कहानी आपको बताने लग जाऊँ और जितने भी सक्सेसफुल यूथ रहे हैं उसकी कहानी मैं आपको बताऊं तो मुझे वीडियोस भी कम पड़ेंगे, क्योंकि ना तो हमारे गांव की कभी कहानियां रुकेगी और ना ही हमारे गांव के यूथ की सक्सेस स्टोरीज रुकेगी। है।